सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यू वीडियोस में। तो आपकी बहुत डिमांड पर मैं ये वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में आपको जितना भी सीखने को मिलेगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें दे सकूँ। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका 501 जो मतलब ब्लॉग है आपके जो साइट पे पड़े हुए हैं, जो कि आपको ऑनलाइन पढ़ने हैं। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम वो करवा दीजिए, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरीके से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप उनको खुद से जाके पढ़िए। अदरवाइज अगर आप उनको नहीं पढ़ सकते हैं तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और इस वीडियो पे लाइक और शेयर और आपकी जो कमेंट्स हैं वो मुझे बताएंगे कि मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखा है और बहुत ही अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगी। मेरे जो वर्ड्स हैं उस पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तो ठीक है, बट जो मैं समझाऊंगी वो आपके लिए ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, तो आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं 501 ब्लॉग से मैंने स्टार्ट किया है और मैं कोशिश करूंगी जितने भी ब्लॉग्स मैं करवा पाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब क्योंकि खुद से हाथ से लिखना होता है तो चीजें मतलब एक दो दिन में हो सकता है एक वीडियो आ पाए, बट मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी चीजों को कवर कर सकूं। ओके, तो जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे ब्लॉग फर्स्ट, अब जो आपका 501 है इसमें आपके ब्लॉग कितने हैं, ब्लॉग ही इसमें आपके 3 दिए गए हैं। तो अभी मैंने ब्लॉग फर्स्ट से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे तो उसको मैंने कवर किया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे मिलती रहें। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, उसमें हमें बताया गया है कि प्राचीन जो भारतीय शिक्षा थी हमारी, जो मतलब प्राचीन जो हमारा शिक्षा थी या जो एजुकेशन था वो किस तरीके का था, उनका उद्देश्य क्या था, है ना। वहां पे जो शिक्षा थी वो किस तरीके से दी जाती थी, क्या जैसे हम आज मतलब स्टडी कर रहे हैं इस तरीके से थी या कुछ अलग थी। तो देखो, आपको सभी को पता है कि जो पुराने जमाने में जो शिक्षा थी वो गुरु के पास आश्रम में जाके दी जाती थी। और शिक्षा ग्रहण करने से पहले आपको क्या करना पड़ता था, आपको उपनयन संस्कार वहां पे क्या कराया जाता था। ओके, उसके बाद जो वहां मतलब पुरानी जो हमारी शिक्षा थी उसका जो उद्देश्य था वो क्या था, स्व उत्थान, यानी कि आपका अपने आप का उत्थान हो सके और आप अपने व्यक्तित्व में निखार लाएं। आप वो एक अच्छे इंसान कैसे बनना है, आपको समाज में किस तरीके से रहना है, आपको अपने जो 4 आश्रम होते हैं उनमें निर्वाह कैसे करना है। तो ये सारी चीजें जो आपको सिखाई जाती थी वो किसमें सिखाई जाती थी, वो आपको शिक्षा में यानी कि सिखाई जाती थी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद उसमें 2 तरीके की शिक्षा थी। एक तो देखो निम्न स्तर की, या जिसको हम मतलब प्राथमिक भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या था, उसमें था आपका जीवन निर्वाह, यानी कि आपको इतना सिखाया जाता था कि आप उससे क्या कर सको, अपना जीवन निर्वाह कर सको। ओके, उसके बाद जिसको उच्च शिक्षा सिखाई जाती थी तो वो क्या थे, उसको वेद, तर्क शास्त्र, युद्ध कला, है ना, और भी बहुत सारी कलाएं वगैरह उसमें सिखाई जाती थी। इंपॉर्टेंट मैंने इसमें नोट डाउन कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे जो प्राचीन शिक्षा का हमारा जो उद्देश्य था वो क्या था कि मतलब आपको जीवन जीने के लायक बनाया जा सके। ओके, उसके बाद में प्राचीन काल में जो गुरु था उसकी भूमिका क्या थी, वो किस तरीके से मतलब जो आप उनके वो होते थे छात्र होते थे उनके साथ किस तरीके से बिहेवियर करते थे। तो देखो सबसे पहले तो था उपनिषद। उपनिषद होता है निकट बैठना, यानी कि जो पुराने जमाने में क्या पढ़ाया जाता था, उपनिषद वगैरह, तो वहां पे मतलब गुरु के निकट बैठ के और शिक्षा ग्रहण करना। ओके, इसका अर्थ होता है। उसके बाद जो प्राचीन काल में जो गुरु होता था, क्योंकि देखो आप सभी को पता है कि प्राचीन काल में ऐसे नहीं कि हम सुबह गए और शाम को अपने घर वापस आ गए, नहीं, वहां पे एक प्रक्रिया चलती थी। आपको क्या करना होता था, आप चले जाते थे, उसके बाद आप महीनों सालों अपने घर नहीं जाते थे, या कभी कभी तो जब आपकी शिक्षा कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप अपने घर नहीं जा सकते थे। तो वहां पे एक जो गुरु होता था वो एक माता पिता की भी भूमिका निभाता था। आपकी एक गुरु की भूमिका तो निभाता ही था, अध्यापक यानी कि आपको पढ़ाता भी था, सिखाता भी था। उसके बाद वो एक विद्वान भी होते थे, क्योंकि पुराने जमाने के आपने देखा होगा जो भी गुरु वगैरह होते थे वो बहुत ही क्या होते थे, विद्वान होते थे। और धर्म प्रचारक, यानी कि जिस भी जैसे धर्म की शिक्षा दी जा रही है तो वहां पे मतलब उस धर्म का प्रचार भी किया जाता था। ओके,
उसके बाद जो है आपका, अब जैसे यहाँ पे देखो मुस्लिम शिक्षा की भी बात कर लेते हैं। तो मुस्लिम शिक्षा, ये जो आपका पिछला सुपर टेट हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। तो जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है मुस्लिम लोगों की, वो किस में दी जाती है? तो वो आपको किस में मिलती है? मकतब में मिलती है। ओके, उसके बाद जो उच्च शिक्षा दी जाती है वो किस में दी जाती थी? मदरसे में दी जाती थी। ओके, उसके बाद इन्होंने ज्यादा हिस्ट्री नहीं दी है उसके बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अब वर्तमान में अध्यापक के गुण। देखो हमसे पूछा जाता था ना कि अध्यापक के गुण क्या होने चाहिए, तो हमसे ये बहुत ज्यादा उसमें पूछा गया था और ये सारे ही उसमें गुण अध्यापक के दिए गए हैं। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो सकारात्मक व्यक्तित्व होना चाहिए। व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिविटी आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए, ताकि आप मतलब खुद भी पॉजिटिव करें अपनी लाइफ में और बच्चों को, अपने छात्रों को भी पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। अभिव्यक्तिशील, यानी कि एक जो टीचर होना चाहिए कैसा होना चाहिए? उसे अपनी जो बात है, उसे अपने जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त करना बिल्कुल ही आना चाहिए। ओके, उसके बाद है अच्छा श्रोता। अच्छा श्रोता होना चाहिए एक टीचर, क्योंकि देखो जब तक आप अपने स्टूडेंट्स की बात को सुनेंगे नहीं तो आप किस तरीके से उसका एक मतलब बेहतर हल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको शांति से, बहुत ही शालीनता से बच्चे की बात को सुनना होता है, उसके बाद ही आप किसी निर्णय पे वहां पे पहुंच पाएंगे। ओके, उसके बाद बहुत ही व्यवस्थित होना चाहिए आपको, ताकि आपसे देखकर छात्र भी अपनी चीजों को व्यवस्थित तरीके से करना सीख सकें। ओके, उसके बाद क्या होना चाहिए? एक टीचर को आत्मविश्वासी होना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास जब आपके अंदर झलकेगा तभी जो बच्चे हैं आपके वो भी आपसे इन सारी चीजों को ग्रहण। देखो टीचर क्या होता है? टीचर एक रोल मॉडल होता है। बच्चे जैसा देखते हैं बिल्कुल ही वो बनना चाहते हैं अपने टीचर की तरह। तो टीचर एक बहुत ही ज्यादा मतलब प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, जो कि हमें हमारे व्यक्तित्व में ही दिखाना पड़ता है। ओके, उसके बाद है आपका रचनात्मक, यानी कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, संवेदनशीलता होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी के दुख में भी अगर आप मतलब उसके दुख में दुखी नहीं हो सकते हो तो कम से कम हंसो भी नहीं। तो इस तरीके से कि जो बहुत संवेदनशील मुद्दे होते हैं, जैसे बच्चों को समझाना है, जैसे मान लो कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जैसे सेक्स एजुकेशन है या कुछ भी है, तो अगर आप मतलब खुद ही शर्माओगे टीचर होगे तो आप बच्चों को उसकी एक हेल्दी नॉलेज कैसे दे पाओगे? तो ये सारी चीजें हैं उसमें। उसके बाद है सृजनात्मक, यानी कि क्रिएटिव भी होना चाहिए आपको। मूल्य आधारित, आपके जीवन के कुछ मूल्य होने चाहिए। ये नहीं कि आपने मतलब कह रहे हो कि चोरी नहीं करनी चाहिए और आप खुद मतलब उस तरीके की बातें करते हो या उस तरीके की आपकी एक्टिविटी है, तो आपके भी जीवन के कुछ मूल्य होने चाहिए। ओके, उसके बाद सहनशील भी होना चाहिए टीचर को। ओके, उसके बाद जैसे कि आईसीटी के परिप्रेक्ष्य में अब ज्यादा क्या होगा कि आईसीटी हमारे यहाँ आ गई है, तो आईसीटी यानी कि जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में टीचर को अब क्या क्या नई चीजें जो है सीखनी पड़ेगी वहां पे उसको। ठोके, तो यहाँ पे ई कल्चर, यानी कि जो आपका बच्चों को किस तरीके से ई लर्निंग करानी है, तो उसमें जो टीचर है उसका मतलब विकासक, यानी कि उसको आगे ले जाने वाला होना चाहिए और उसका पोषक होना चाहिए। ओके, उसके बाद है अधिगमकर्ता तथा सुशाध्यक, यानी कि टीचर खुद भी सीखने वाला होना चाहिए और अपने जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उस चीज को सुसाध्य यानी कि अच्छे से उनको समझा सके। ओके, उसके बाद टेक्नो चीटर, यानी कि आपको टेक्नोलॉजी से बहुत फ्रेंडली होना पड़ेगा, क्योंकि आगे की जो आपकी मतलब लर्निंग है वो ज्यादातर किसमें टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुकी है। ओके, उसके बाद अधिगम, संसाधन और विकासक, यानी कि जो अधिगम है उसको एक संसाधन के रूप में आप यूज करें और एक संसाधन के रूप में आप बच्चे के विकास में उसका यूज करें। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और नोट डाउन इसको देखो, अगर आपको करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे भी इनको शेयर कर दूंगी, तो आप वहां पे जाके वहां पे उसको देख सकते हैं। ओके, उसके बाद है जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, ये स्टार्ट कब होती है? तो ये 19वीं शताब्दी से क्या होती है? स्टार्ट होती है। ओके, 19वीं शताब्दी से स्टार्ट होती है। जैसे कि भारतीय इतिहास में शिक्षा की स्थापना एक चार्टर अधिनियम से औपचारिक रूप से हुई थी, यानी कि जो हमारे भारतीय इतिहास में जो शिक्षा की स्थापना है स्टार्ट कब से हुई थी? 19वीं शताब्दी से। और कैसे हुई थी? एक चार्टर अधिनियम, यानी कि चार्टर एक्ट के द्वारा औपचारिक रूप से देखो कोई भी चीज औपचारिक कब होती है? जब वो मौखिक ना होके लिखित होती है। तो लिखित रूप से औपचारिक रूप से कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई थी। ओके,
इसके बाद हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चार्टर एक्ट आया था, यानी कि जो उनका घोषणा पत्र आता था, उसका नवीनीकरण ब्रिटिश संसद के द्वारा कब होता था? 20 ईयर्स में एक बार किया जाता था कि जो भी शिक्षा पे मतलब इनके कार्य हैं वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ओके, तो सन 1813 यानी कि 1813 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया गया ब्रिटिश मतलब जो संसद थी उसकी तरफ से कि भारतीय शिक्षा को 1 लाख रुपए वित्त प्रदान किया जाए। यानी कि फर्स्ट बार जो मतलब स्कूलों के लिए जो वित्त यानी कि हमारी जो शिक्षा है उसको सुधारने के लिए तो फर्स्ट बार बात कब की गई थी? तो 1813 में। ओके, ये क्वेश्चन भी आपके बनते हैं यहाँ से। उसके बाद हम आते हैं मैकाले मिनट्स पर। किस पे? मैकाले मिनट्स, यानी कि मैकाले जो था उसका जो घोषणा पत्र था उसको मैकाले मिनट्स के नाम से जाना जाता था। मैकाले कौन था? भारत के लिए बनी सर्वोच्च काउंसिल, नाम क्या था उसका? जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। उसका क्या था? ये हेड था, यानी कि ये चेयरपर्सन था, यानी कि चेयरमैन था। ओके, तो और इसने कब दिया था अपना? 1834 में इसने अपना एक पत्र निकाला था, एक घोषणा पत्र, उसको हम कहते हैं मैकाले मिनट्स। ओके, और जिस टाइम पे ये मैकाले भारत में आया था उस टाइम पे आपका गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। ओके, उसके बाद ये 1834 में भारत में आया था। उसके बाद इसने क्या किया? इसके बाद उसने 1835 में अपना जो स्मरण पत्र यानी कि जिसको मेमोरेंडम कहा जाता है उसको इसने क्या कहा था? वहां पे निकाला था, और उसमें इसने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें की थी उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो 1835 में इसका स्मरण पत्र आया था जिसे हमने क्या कहा था? मेमोरेंडम जिसे कहा गया था। तो इसने क्या किया था? इसने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। किसने? मैकाले ने। किसको दिया था? इंग्लिश लैंग्वेज, या इसने यहाँ की सारी लैंग्वेज को नकार दिया था, चाहे फिर वो उर्दू, फारसी हो, संस्कृत हो, कोई भी इंडिया की जो भाषाएं थी जितनी भी, तो उसको इसने क्या कहा? नकार दिया। इसने कहा कि जो शिक्षा है वो किसमें दी जानी चाहिए? इंग्लिश में दी जानी चाहिए, और इंग्लिश एक आदर्श भाषा है। उसके बाद इसका एक बहुत ही फेमस कोट है, यूरोप की एक मतलब लाइब्रेरी की एक अलमारी समस्त भारत व अरब के साहित्य से श्रेष्ठ है। यानी कि इसको अपने जो इसका इंग्लिश मतलब था उसे इतना घमंड था एक तरीके से अपनी शिक्षा पर, अपनी मतलब संस्कृति पर। उसने क्या कहा था कि यूरोप की एक जो अलमारी है वो समस्त भारत व समस्त अरब की लाइब्रेरी से ज्यादा है ना, यानी कि उससे क्या है? श्रेष्ठ है। तो ये किसने कहा था? ये आपका जो कोट है ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि ये किसने कहा था, तो ये आपका कहा था मैकाले ने। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको हो गया होगा। उसके बाद इसमें एक और इसने सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, अधोगामी यानी कि निस्यंदन का सिद्धांत। इसने क्या कहा था? क्योंकि देखो भारत एक बहुत बड़ा देश था और यहाँ की सारी जनता को एजुकेशन देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, तो इसने कहा था कि यहाँ पर क्या कीजिए कि अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत जो है उसको लागू किया जाए। इससे क्या होगा? एक ऐसा वर्ग छांटिए जिसे कि हम बिल्कुल वो सिर्फ दिखने में भारतीय होंगे और उनके जो मतलब उनका जो अंदर का यानी कि जो माइंड, उनके सोचने का तरीका होगा उसे हम बिल्कुल अंग्रेजों की तरह बना देंगे और फिर उनसे उनको शिक्षा देंगे और उनसे छन छन के शिक्षा जो है निचले वर्ग तक पहुंचेगी। ओके, उसके बाद आज का जो लास्ट टॉपिक है वुड डिस्पैच, इस पे बात कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं वुड डिस्पैच। क्या देखेंगे? वुड्स डिस्पैच। तो यहाँ पे 40 साल तक फिर इसी तरीके से शिक्षा में जो भी था चलता रहा, और 40 साल बाद जब कंपनी ने चार्टर का नवीनीकरण पर विचार किया तो भारत में शिक्षा की प्रगति की जांच की गई तथा 1854 में चार्टर, एक दूसरा चार्टर आया। कौन सा चार्टर आया? दूसरा चार्टर आया, तो जिसे कि क्या कहा गया था? वुड डिस्पैच कहा गया, क्योंकि उसको किसने निकाला था? वुड ने निकाला था। ओके, और इसे भारतीय शिक्षा में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इन्होंने बहुत सारी अच्छी सिफारिशें की थी बट वो सारी की सारी लागू नहीं हो पाई, उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। ओके, तो शिक्षा पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब सौंप दी गई, और जो संसद थी ब्रिटिश संसद, उन्होंने वार्निंग दी थी कि शिक्षा की अवहेलना ना हो और शिक्षा पर अच्छे से क्या किया जाए, यहाँ पे ध्यान दिया जाए। ओके, तो वुड डिस्पैच की सिफारिश पे क्या हुआ था? यहाँ पे सबसे पहले क्या किए? प्राथमिक, मिडिल और जो आपके हाई स्कूल हैं इनको ओपन किया गया था। ओके, उसके बाद फर्स्ट बार वुड डिस्पैच ने 5 प्रांत यानी कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब व नॉर्थ वेस्ट प्रांत में
सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन खोली गई थी। तो सबसे पहले किसमें खोली गई थी? बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास जिसको कि अभी चेन्नई कहते हैं, पंजाब रीजन में और नॉर्थ वेस्ट के प्रांतों में क्या खोला गया था? गुड डिस्पैच ने मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन खोले गए जिसमें कि शिक्षा के ऊपर बात की जा सके। ओके, उसके बाद 1857 में पहले 3 विश्वविद्यालय, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फर्स्ट 3 विश्वविद्यालय हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और वो कब खोले गए थे। तो वो कब खोले गए थे? 1857 में कलकत्ता और बॉम्बे और उसके बाद में मद्रास में ये तीनों विद्यालय खोली गई थी। ओके, उसके बाद इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने नोट डाउन कर लिया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इनके शिक्षा का श्रेणीकरण, यानी कि शिक्षा का श्रेणीकरण क्या था? इन्होंने कहा था कि शिक्षा को क्या किया जाए, जैसे कि पहले प्राथमिक शिक्षा हो, फिर उसके बाद अपर लेवल यानी कि जैसे अभी चलती है हमारे यहाँ, फिर उसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा हो, इंटरमीडिएट हो, उसके बाद मतलब विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का विचार किया जाए और उसको प्रोवाइड कराया जाए। तो ये किसने कहा था? ये शिक्षा का श्रेणीकरण वुड डिस्पैच ने कहा था। ओके, स्कूलों को वित्तीय सहायता, देखो बिना वित्त के स्कूल चलाना बहुत ही टफ कार्य होता है, तो इन्होंने क्या अनुशंसा की थी कि स्कूलों को वित्तीय पोषण भी दिया जाए ताकि स्कूल अच्छे से चल सके। उसके बाद महिला शिक्षा का जो बात की गई थी सबसे पहले, तो वो किसमें की गई थी? वुड डिस्पैच में की गई थी। अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी बात इन्होंने की थी। उसके बाद इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की बात की थी। उसके बाद उन्होंने कानून यानी कि विधि और इंजीनियरिंग शिक्षा, यानी कि देखा आपने कि सब तरीके की शिक्षा इन्होंने बात की थी उस पर। बट एट द एंड हुआ क्या था कि जन शिक्षा की योजना साकार नहीं हो पाई थी। 1857 आपको याद होगा, 1857 के टाइम पे ही इनका ये वुड डिस्पैच आया था और 1857 में आपको याद होगा कि जो क्रांति 1800 विद्रोह हुआ था, तो उस चक्कर में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था और साम्राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। तो चीजें उस तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने करना चाहा था उस तरीके से नहीं हो पाई थी। सो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, एंड अगर आपको पसंद आया है तो आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स ही मुझे बताएंगे कि इसको मुझे कंटिन्यू रखना है या फिर नहीं रखना है। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपको लगता कुछ और भी सुधार हो सकता है तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, उसके बाद एंजॉय योर लर्निंग एंड सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी जो भी स्टडी है उसको कंटिन्यू करते रहिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।